جمعیت علماء اسلام ایک بڑی اہم سیاسی مذہبی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی۔ عوام سے ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق نظریات کی بنیاد پر ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر لاکھوں مسلمانوں نے اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس وطن عزیز کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری جدوجہد کا محور یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت کی شناخت دی جائے، یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو اور عام آدمی کو پرامن زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں، تعلیم اور صحت ان کے بنیادی اور اساسی حقوق ہیں، انہیں مفت تعلیم اور مفت صحت کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنے اس وطن عزیز کو ایک اسلامی مملکت کی شناخت نہیں دے سکے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں اور وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر اپنا وقت گزار دیتی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات وہ ایک اسلامی پاکستان کی نہیں رہی۔ آج اس کی شناخت مسخ ہو چکی ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی دنیا میں شناخت ایک اسلامی پاکستان کی صورت میں کریں، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے۔ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اختلافات کو بین الاقوامی اصول اور بین الاقوامی قوانین کے تابع ہوتے ہوئے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی کی بجائے اور طاقت کے استعمال کی بجائے پرامن حل کی طرف آئیں اور کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیں۔
ताकि उनको उनका एक आज़ाद सियासी मुस्तक़बिल मिले। हम अफ़गानिस्तान के साथ भी बिरादराना ताल्लुक़ात और उसमें इस्तेहकाम के कायल हैं। बाज़ औक़ात कुछ शिकवे शिकायत पैदा हो जाती हैं। हमें दोनों मुल्कों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दाखिली अमन व अमान मकसूद है। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद के रिश्ते पैदा करना और फिर उन रिश्तों को मजबूत करना, ये हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। इस सिलसिले में अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान ने मुझे बाज़ाब्ता दावत दी है और वो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बात करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये जो हमारे कुछ इलेक्शन के हवाले से यहाँ की मसरूफियात हैं, उससे थोड़ा फुर्सत मिलने के बाद हमारी पहली तरजीह अफ़गानिस्तान का दौरा होगा और अमारत इस्लामिया के हुक्मरानों से मुलाकात होगी और दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात में एतमाद पैदा करना और उसमें इस्तेहकाम पैदा करना और बाहमी एतमाद से अपना मुस्तक़बिल मुरतब करना, ये हमारा अहदाफ होंगे। पाकिस्तान का इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान का इस्तिक़लाल ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है। दो सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में हैं और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए वहाँ इंतखाबी माहौल भी ज़रूरी है कि लोग उस माहौल में आज़ादाना तौर पर वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और तमाम उम्मीदवार यकसां तौर पर आवाम के पास जाने के लिए पुरअमन माहौल हासिल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अगले इलेक्शन में हमारे अहदाफ होंगे। फाटा के इंज़माम के बाद बज़ाहिर इंज़माम का तजर्बा नाकाम नज़र आ रहा है। जो वादे वईद फाटा के अवाम के साथ हुए थे 10% भी उस पर अमल नहीं हो रहा है और वहाँ का आम आदमी अब परेशान है कि हम फाटा हैं या हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं। 7 साल पूरे होने को हैं, न उनके साथ वादा किए गए सालाना 100 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब भी 100 अरब अभी तक हम उनको नहीं दे सके हैं, जबकि हर साल हमने देने थे उनको। न वहाँ पर अदालतें बैठ सकती हैं, न वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जा सका है, न वहाँ में ज़मीनों के तकसीम का कोई निज़ाम मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर जाता है तो हैरान परेशान, कोई पुलिस ऑफिसर जाता है तो वो हैरान और परेशान। किसी तरीके से भी वहाँ पर लोगों को बेहतरी मुहैया करने के लिए कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। ये हमारे अहदाफ में होगा कि हम उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात कर सकें। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि फाटा के अवाम को हक़ दिया जाए कि वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करें।
इस वक्त इसराइल फ़लस्तीनी बाशिंदों पे जिस तरह बमबारी कर रहा है, 20,000 से ज़्यादा आम शहरी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं इनकी बमबारियों के नतीजे में, और उनमें 70% तादाद बच्चों की है या ख़वातीन की है। ये जंग मुजरिम है और दुनिया को जंगी जुर्म का नोटिस लेना चाहिए। अमेरिका किस तरह इंसानी हुकूक की बात करता है, यूरोप किस तरह इंसानी हुकूक की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ वो एक जंगी जुर्म को सपोर्ट कर रहा है, बच्चों और ख़वातीन के कत्ल को सपोर्ट कर रहा है। ये बज़ाते खुद एक जंगी जुर्म है। आलमी अदालत इंसाफ उसका नोटिस ले, इंसानी हुकूक की तंजीमें इसका नोटिस ले। इसराइल का ये ख्याल था कि हम इतने बड़े पैमाने पर जब तबाही मचाएंगे, गज़ा पर हम बमबारियां करेंगे, उनके नुकसानात होंगे, इससे फ़लस्तीन की जो दिफाई तहरीक है और जो 7 अक्टूबर को सामने आई है वो मरूब हो जाएगी, वो दम तोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ़लस्तीनी मर्दानवार लड़ रहे हैं और इसराइल की फ़ौज, उनके दिफाई क़ुव्वत और उसका तकब्बुर इन मुजाहिदीन ने ज़मीन बोस कर दिया है, खाक में मिला दिया है। और अब इसराइल अब अपने वजूद की जंग लड़ेगा कि मैं अपनी बका की जंग कैसे लड़ूं। यहाँ पर वो आ गया है, अब उसकी बका का कोई इम्कानात बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहे। फ़लस्तीनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और मुआहिदा दालफोर एक नाजायज़ मुआहिदा था। कायदे आज़म ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। पाकिस्तान की करारदाद में फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने का हिस्सा शामिल किया गया। ये तमाम हमारी तारीख़ है। उसके बावजूद यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा हुकूमत जमाई गई, एक इक़्तिदार बनाया गया ताकि इसराइल को तस्लीम कराया जा सके पाकिस्तान से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान की सरज़मीन पर जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट रही। मिलियन मार्च हमने की इस तस्वुर के ख़िलाफ़ और मीडिया पर हमने उनकी ज़बानें रोक दी, और आलमी सतह पर हमास ने, उनके मुजाहिदीन ने, गज़ा के मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ देकर आलमी फ़िक्र को तब्दील कर दिया है। मसले फ़लस्तीन को उसके अपने असली मौक़िफ़ के साथ उन्होंने दोबारा ज़िंदा कर दिया है। इस हवाले से सबसे पहले हमने इक़दाम किया, हमास की क़ियादत से मिलने के लिए मैं ख़ुद कतर गया और दुनिया को उनकी तरफ मुतवज्जह किया। आज वो आलमी शख्सियात और हुकूमतों के राब्तों के लिए मरकज़ बन गए हैं, और इंशाअल्लाह वो अपना एतमाद पूरी दुनिया में दोबारा कायम करके आगे बढ़ेंगे और फ़लस्तीन की आज़ादी के हदफ को हासिल करेंगे। मैं फ़लस्तीन के दिफाई तहरीक की हिमायत करता हूँ, उसे एक जायज़ जंग समझता हूँ, और पाकिस्तान के अवाम को जब हमने अपील की कि वो माली ताउन करें, पाकिस्तानी अवाम ने जिस तंजीम को भी, जिस NGO को भी माली ताउन दिया है फ़लस्तीनियों के लिए, हर हवाले से हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मरहले पर अवामी सतह पर भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो गए। हमने ख़ुद जो जमीयत उलमा इस्लाम की सतह पर जलसे किए, चाहे वो पेशावर का था, चाहे कोयटा का, चाहे कराची का,
चाहे लाड़काने का, बहावलपुर का, मरी का तारीख़ी जलसे हुए हैं और कौम ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है। उस पर भी हम पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुजार हैं और दोबारा एक बार हम हमास की क़ियादत को और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को यकजहती का पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम आपके शाना बशाना खड़ी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने अभी इलेक्शन की बात की, स्टार्ट ये इलेक्शन से हुआ। बलूचिस्तान से एक लोग आए हुए हैं लापता अफराद के मसले पे, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नज़र नहीं आए, तो उस पर आप क्या कहते हैं? दूसरा ये कि टीटीपी का भी ये मौक़िफ़ है कि फाटा मर्जर को ख़त्म किया जाए। आपने भी आज मैंने भी आज क्या कह रहे हो यार, मैंने भी आज यानी आपने क्रेडिट सारा टीटीपी को दे दिया और मैं आज, खुदा का खौफ करो यार। ये तो मौक़िफ़ इब्तिदा से हमने लड़ा है, पार्लियामेंट में हमने लड़ा है, मियां नवाज शरीफ साहब की इत्तेहादी होकर हमने इत्तेहादी हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय किया था और हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। आप किस तरह एक सियासी महाज से इस मसले को उठाकर दूसरी तरफ फेंक रहे हैं, मुझे किसी सहाफ़ी से ये तवक्को नहीं हो सकती। वो हम बार बार उनके ज़रूर में जा चुके हैं, उनके साथ हम यकजहती कर चुके हैं और उस मौक़े पर हम कायम हैं कि कानून के हवाले किया जाए मामलात को। दो कौमी फ़लस्तीन के हवाले से है, फिर एक कैंपेन चल रही है कि दो मुल्की जो है फ़लस्तीन को भी और इसराइल के भी हवाले से, अगर ये नुक्ता नज़र बदकिस्मती से हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म था कि हमारी किस्मत, उन्होंने कहा है कि कायद-ए-आज़म ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कल कोई आदमी उठेगा और कहेगा कायद-ए-आज़म ने भला दो कौमी नज़रिए की बात की हो, हम उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते, पाकिस्तान का वजूद गलत था, असर-ए-नौ मसला उठाया जा सकता है। किस तरह मुतवज्जे किया उन्होंने, क्या पंडोरा बस वो खोल रहे हैं जी। अब पाकिस्तान एक मुल्क है, एक हकीकत है, उस वक्त इख्तलाफ राय का हक़ था, एक जमहूरी राय थी, बनने के बाद उसके वजूद का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ बन गया। लिहाजा ये चीज़ें इसराइल के लिए दलील नहीं बन सकती। अगर इसराइल के लिए दलील बनती तो पाकिस्तान के क़याम के हवाले से दो कौमी नज़रिया तो 1940 में तय हुआ था, उसके बावजूद कायद-ए-आज़म ने क्यों कहा कि वो गलत है। फिर जब 48 में वो बना और कायद-ए-आज़म हयात थे और उन्होंने नाजायज़ बच्चा कहा उसको, तो वो सारी चीज़ें दो रियासती तसव्वुर को की नफ़ी करती हैं। पाकिस्तान का DNA यही है कि वो इसराइल के वजूद को तस्लीम न करे और फ़लस्तीनियों के हक़ को तस्लीम करे। ये फरमाएं कि आपने दो सूबों में अमन व अमान की बात की, क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि लोगों से कागजात छीने जाएं? परवेज़ लाई की बीवी के साथ जो हुआ, उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, जो शाह कुरैशी के साथ हुआ, क्या कभी ऐसा भी हुआ? ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये जहाँ तक उसूली बात है तो ये चीज़ गलत है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये फ़ज़ा क्यों बनाई जा रही है। PTI के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। ये चीज़ें हम समझते हैं जी, इन चीज़ों को दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि जो लोग इस मुल्क पे लाए गए, मईशत तबाह कर दी गई और आपने अवाम को और मुल्क की मईशत को देखा कि जिस दिन अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, अगले दिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज -500 चली गई, -500 पे चली गई। जब कल उसके आगे 2 दिन के बाद फिर दूसरा फैसला आया कि नहीं, नाअहली बरकरार रहेगी, हम 1500 प्लस पे चले गए दोबारा जी। यानी कौम खौफ खा रही है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। वो को पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था और अगर दोबारा आते हैं तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस अंसर के ख़िलाफ़ कौम को एक सफ़ होना होगा और इन चीज़ों पे न जाए रोज़मर्रा के नज़रियाती तौर पर सोचे कि ये लोग कौन हैं। क्या एक आदमी बोले ना, हजरत ये बताइएगा कि डीजी खान में और ताक में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या समझते हैं? जब वहाँ पे पुलिस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ऐसे में इलेक्शन आप किस तरह देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि बुनियादी बात यह है कि बाजवड़ वाक़े में अब तक हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं। हम तो खून के तालाब में खड़े हैं। इस वक्त भी वहाँ के बाज़ारों में इश्तिहार लगाए जा रहे हैं
कि ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले काफिर हैं, इनके जलसे में जाए तो लोग एहतियात से जाएंगे। हमें इन हालात का सामना है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। क्या दुआगो है? उनको 3 जजों ने बुलाया, 3 जजों ने बुलाकर उनसे कहा कि अपील दायर करो अभी अभी। उसको अपील दायर करवाई, इशा के वक्त कोर्ट खोली गई, 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक है 92 न्यूज़ से। मैं इलेक्शन से, और जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम ऐसे हकायक की बात करते हैं तो फौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहिका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन के लिए मैंने 3.5 साल जंग लड़ी है, मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ, लेकिन क्या मुझे इलेक्शन ये हक नहीं पहुँचता कि मैं इलेक्शन मांगूँ और इलेक्शन का माहौल भी का मुतालबा भी करूँ? पीटीआई की प्रोजेक्शन हो रही है, करवाई जा रही है कि कौन कर रहा है? दूसरी अभी तो सहाफ़ी कर रहे हैं, बाकी मुझे पता नहीं। मौलाना साहब, इलेक्शन की आपने बात की, आपने अभी सबसे पहले आपने ये कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इलेक्शन में जा रही है और बड़ी जो है वो तरीके के साथ जा रही है। ये बताइएगा, क्या इलेक्शन में जाने से पहले आपकी जो आपके साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई है? कोई सीट एडजस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसी इत्तेहाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसमें हमारा एक तयशुदा मामला है, जहाँ जिस ज़िले में ज़िली जमात किसी के साथ भी वो एडजस्टमेंट करती है, उनको हक हासिल है, उनको हमने इजाज़त दी गई। मौलाना साहब, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, जैसा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम तो हर सूरत करनी पड़ेगी। तो आपकी इंतखाबी मुहिम हज़रत, हमें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं, हमें बाकायदा नोटिस मिले हैं, सिर्फ मुझे नहीं बाकी पार्टियों को भी, कि आप इलेक्शन कमीशन के लिए ना, आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर। उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी ना करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। अफगानिस्तान के दौरे पर आप जा रहे हैं, मुहाजिरीन के इखराज के पाकिस्तानी फैसले और फिर तालिबान हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद सूरत हाल बहुत हद तक गैर वाज़ेह है, तो क्या इस मुलाकात का कोई एजेंडा तय पाया है? इंशाल्लाह ये बुनियादी अहम नुकात हैं, और मुहाजिरीन के हवाले से एक मेरी अपनी सोच है कि ये एक मुल्क का एक तरफा मसला नहीं है। ये उनके लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं और 40 साल उन्होंने बतौर मुहाजिर के गुजारे हैं। अगर वापसी करना भी है तो दोनों मुल्क बैठकर उसका शेड्यूल तय करें। ये बताएं कि आपने 2 सूबों में अदम इस्तेहकाम की बात की और बदअमनी का जिक्र किया, दूसरी तरफ आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक सख्त रद्दअमल का इजहार भी किया है। तो इलेक्शन से पहले अगर आपका ये रद्दअमल को एक रिएक्शन है, तो जब इलेक्शन आएगा उसके नताइज पर क्या आप? मैं यही फिक्रमंदी मुझे है जो आप सवाल कर रहे हैं कि इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा, जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदलने की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे। तो यही है कि हमें इस सूरत हाल पर गौर करें। बड़े तो वो हैं ना, इदारा तो वो हैं, हमारी शिकायत मैदान पे आ गई है, कुछ सोचे तो इस बात के ऊपर। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुला कर कहती है कि अभी अभी एक अदालती मार्शल्लाह का तासुर दे रहे हैं। इस मामले को लेकर आप क्या बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन की अदालत सब कुछ कर चुकी है, अब तो अवामी अदालत भी ही जाने की गुंजाइश है। पहले पीटीआई के खिलाफ फैसला आता था तो पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट जाती थी, अब पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है वो पेशावर हाईकोर्ट जाती है। आप ये नहीं समझते कि मैच फिक्स है? पेशावर हाईकोर्ट में जिस जज साहब ने
फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए? दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कज़न जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नज़र आते हैं, बराह रास्त न सही, बिलवास्ता सही, ख़ानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं? लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है, और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। जी जी आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में निज़ाम के कायम करने का मुतालबा किया, जो वजाहत आपकी मशहूर है। 16 माह आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही है, आपने कोई एक इक़दाम जो इस निज़ाम को कायम करने के हवाले से किया, और अगर ऐसे नहीं हुआ, क्या ये इतना अहम मामला नहीं है कि हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए था? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जमहूरी आदमी हूँ, और मैं जोहद मुसलसल पे यकीन रखता हूँ। एक दफ़ा ब्रेक लग जाए और बर्तन तोड़ दो, मैं उस वाला नहीं हूँ। मैं हुकूमत में भी शामिल होता हूँ दूसरी जमातों के साथ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि भाई ये करना है, लेकिन उससे तवक्को नहीं वाबस्ता करता कि खामखा उससे वो सब कुछ कर लेना है, क्योंकि शायद उसके मंशूर की तरजीहात में ना हो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी, वो सूरत हाल बिल्कुल आर्जी थी। एक फितने से हमने निजात हासिल करनी थी, और अपने एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ और एक मुस्तहकम हमने मुल्क को मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है। लेकिन आज फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया। जब हम निकले हैं तो मुल्क माशी लिहाज से, लिहाजा हर मौके के अपनी तरजीहात होती हैं। हम हर चीज़ को हिकमत के साथ देखते हैं, अपने मुतालबे का मकाम भी जानते हैं, और फौरी जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी हम जानते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जो खदशात का भी इजहार किया है इलेक्शन के हवाले से, और आदि 2 सूबे इलेक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, या उसका मिसाइल क्या होगा? इसके लिए आपकी सबसे बड़ी जो हदीस जमात है या इतादी जमात है, मुस्लिम लीग नून है, तो क्या आप लोग रिटर्न इसकी तरफ नहीं जा सकते कि एप्लीकेशन दी जाए कि इस पर नजरसानी की जाए जो शेड्यूल है? एक दूसरा छोटा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी और 5 साल गवर्नमेंट चाहिए। तो जब आप पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, अब आप लोग मुशावरत भी कर रहे हैं, मियाँ साहब भी वापस आए, तो आने वाली गवर्नमेंट 5 साल के लिए होगी या 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगी? वही प्रैक्टिस है। पहली बात यह है आपकी कि देखिए, हम अदालत में जाएंगे, कैसे जाएंगे हम? मुझे 1000 पीटीआई से इख्तलाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ नहीं था कि वो पहले उस पिटीशन को सुने? बजाय सुनने के उनको शोकाज़ जारी कर दिया, उसको शोकाज़ जारी कर दिया उन्होंने। अब इस रवैये के साथ हम नजरसानी की दरख्वास्त कैसे दें, किसको दें? ये हमारे सीनियर वकील बैठे हुए हैं, बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, ये बताएं कि क्या ऐसे कोर्ट में हमारे जाने से कोई इंसाफ के तवक्कुआत हो सकते हैं? तो हम अपना राय दे रहे हैं, अपना तासुर पेश कर रहे हैं कि ये सूरत हाल, इस पर हमारी एक राय बनती है। अदालत जो फैसला देती है वो पब्लिक की मिल्कियत बन जाती है, और उस पर राय देना ये कोई जुर्म नहीं है। हम मुतमईन नहीं है। बारह मुस्लिम लीग नून के साथ खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का कोई प्लान है, और दूसरा ये है कि टीटीपी के साथ साबका हुकूमत पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें कई मुज़ाकरात हुए, यहाँ से बाकायदा जरगे गए जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा थे। आपके जाने के बाद क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में कुछ अमन आ जाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि हम कौम को अमन दे सकें, और उसके लिए क्या तजावीज़ हैं जब हम दोनों बैठेंगे। उसके बाद मेरी ये कोशिश होगी कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर उस मामले में दोनों स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं, और अमारत इस्लामिया और पाकिस्तान ये दोनों रियासती सतह पर एक निज़ाम बनाएं मुतनाज़ मामलों को हल करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी बातचीत चल रही है, गो कि अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम उनको अपना दोस्त समझते हैं,
اور ہماری ترجیح یہی ہے کہ ہم انتخابات مل کر لڑیں. یہ فرمائیں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے متاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نواز شریف کے حامی ہیں، ایسے مطلب وہ کیوں اگر نون لیگ کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائیں نا جی، جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں، جو لاہور سے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نون لیگ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں. آپ نے بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا جی نا. اسلام آباد والے جی حضرت میں ایک بات واضح کر دوں، یہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے، وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی پر ہم فوراً کہتے ہیں اگلی حکومت فلانے کی ہوگی. اب فلاں کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی؟ ہم نظریاتی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان قوتوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملک کو، جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں. یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا، اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا، اس ملک کی ترجیحات نہیں رہیں گی، بین الاقوامی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اس حد تک خوف و ہراس اس ملک میں موجود ہے. اس اضطراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا کیا. لالا کی باری ہے یار. عام انتخابات کے بعد آپ نے دھرنا بھی دیا، اب عمران خان صاحب لاڈلا ان کی سہولت کاری کا الزام بھی لگاتے تھے. اب نہیں سمجھتے کہ پوری ریاست اس بار نواز شریف صاحب کے قدموں میں مٹا دی گئی، اور وہ سہولت کاری جو 2018 میں عمران خان نے اس کی جماعت کو حاصل تھی اب نواز پھر میں جس سوال کو میں رد کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ دوبارہ وہی سوال دہرا لیتے ہیں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہ عوامی قوت تھے اور ان کے پاس عوام تھی، پنجاب ساتھ تھا، دھاندلی کے ذریعے کیوں چھینا گیا اور دھاندلی کے ذریعے پھر چھینا جائے گا تو ہم پھر مقابلے میں آئیں گے. ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوئے، ہم نے کوئی جنگ بندی نہیں کی ہے. ہم ملک دشمن قوتوں کے ساتھ اور جو پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سفارہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. عوام کی ترجیحات معلوم ہیں. جب عوام ترجیحات معلوم ہیں، آپ اس کو اداروں کے حوالے کر رہے ہیں. عوام اتنے بے بس ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے ان کا. وہ جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں جی. اور لوگوں کو آپ تاثر دے رہے ہیں، ہاں حکومت تو فلاں کی آئے گی، لاڈلا تو فلانا ہے، اداروں نے تو فلانے کو آگے لانا ہے، تو پھر عوام بھی اسی کو ووٹ دینا شروع کر دیں. یہ تاثر جو ہے پاکستانی سیاست میں اور انتخابات کے حوالے سے بہت ناجائز ہے. میرے خیال میں یہ اس قسم کے الفاظ یہ تاثر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں جو فارمولہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر آپ ہوں گے، میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اپوزیشن لیڈر آصف علی زرداری ہوں گے. یہ ایک ماڈل ہے جس پہ یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے. تو آپ کو صدارت کی آفر نہیں ہوئی ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت اگر ایسا ہوتا ہے آپ کو شکریہ. الیکشن کمیشن کی جو اب بے بسی ہے، جو الیکشن کمیشن کی اب بے بسی ہے، جو حالات و واقعات جاری ہیں، تو اس طرح کس طرح صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ اور پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن نے دونوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن نہیں کرا سکتا، مستعفی ہو جائیں. میں نہیں کہہ رہا، ان کا ادارہ کہہ رہا. کیا نہیں، میں مطالبے تک نہیں پہنچا. میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جس الیکشن کمیشن کے بارے میں پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن دونوں میں ایک رائے دے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان سے منصفانہ الیکشن کی توقع کی ہے. ٹھیک ہے. افراد کے لیے پریس کلب کے باہر کئی دنوں سے دھرنا جاری ہے جس میں زیادہ تر خواتین کی ہے. آج تک کوئی بھی جمعیت کا جو رہنما ہے کوئی نظر نہیں آیا. تو کیا آپ کا جانے کا وہاں پہ حیدری صاحب گئے ہیں ان کے پاس؟ جو ان کے ساتھ ہوا ان کی مذمت کرتے ہیں. جو ان کے حضرت میں اول دن سے ان کے پاس بار بار گیا ہوں، میں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. پنجابی بلوچستان میں مارے جاتے ہیں مولانا صاحب، پنجابی جو بلوچستان میں مارے جاتے ہیں اور یہ لوگ مارتے ہیں، غلط ہوتا ہے. دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی ہے. حضرت میں عوام کے حال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ کبھی فوج کے حوالے کرتے ہیں تو کبھی عدلیہ کے حوالے کرتے ہیں.